नमस्कार, मैं अंशु शर्मा। सिजलस न्यूज में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 1045 हो गई है। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव केस केरल में हैं। महाराष्ट्र में 210, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 केस हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में हैं। वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में कुल 10 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 8 की मौत एक हफ्ते के भीतर हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। ठाणे में सोमवार को एक महिला की मौत हुई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में 787 नए मरीज दर्ज किए गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर राजीव बहल ने बताया कि अभी तक देश में 4 वेरिएंट मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 3 मौतें, जिनमें से जयपुर में सोमवार को कोरोना के 2 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से एक रेलवे स्टेशन पर मृत मिला, उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दूसरी मौत प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती 26 साल के युवक की हुई। उसे पहले से ही टीबी की बीमारी थी। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में एक कोरोना पॉजिटिव महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है। ठाणे में ही 25 मई को अस्पताल में इलाज करा रहे 21 साल के युवक की भी मौत हो गई थी। उसका 22 मई से इलाज चल रहा था। इससे पहले 17 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में 84 साल के बुजुर्ग की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बुजुर्ग की मौत मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है। वहीं केरल में भी 2 लोगों की कोविड से मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे के पहले दिन वडोदरा, दाहोद और इसके बाद भुज पहुंचे। दाहोद में कहा, जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। भुज में कहा कि आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। उधर वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो में कर्नल सोफिया का परिवार पहुंचा। आज मोदी गांधीनगर में 5,536 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे। वहीं भाषण में मोदी जी ने कहा कि भारत विश्व की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया है। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान के बच्चों, लोगों को सोचना होगा कि आपकी सेना, आपके हुक्मरान आतंक के साए में पल रहे हैं। वे आपके भविष्य को नष्ट कर रहे हैं, आपको अंधेरे में धकेल रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को आगे आना होगा। मोदी ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के सिर पर गमला रख दिया। सिद्धार्थ पीछे हटे और गमला पास खड़े कर्मचारी को दे दिया। यह गमला आईएएस अफसर सिद्धार्थ ने सीएम को भेंट किया था। इस घटना की वजह से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर नितिन कुमार को मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। ऐसी ही कुछ घटनाएं और भी हैं जिन्हें लेकर नीतीश चर्चा में रहे हैं। 27 मार्च 2025 को फोटो सेशन के दौरान पत्रकारों को अभिवादन करने के लिए हाथ जोड़े तो एक मंत्री ने उनका हाथ पकड़कर पीछे किया। 20 मार्च 2025 को राष्ट्रगान शुरू होने से पहले रुकवा दिया और स्टेडियम के चक्कर लगाने निकल गए। बाद में राष्ट्रगान के दौरान लोगों का अभिवादन करते दिखे। 18 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान तेजस्वी से इशारों में पूछा, दाढ़ी क्यों नहीं बनवाते हो? वहीं 9 मार्च 2025 को होली मिलन में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के पैर छूने झुके। रविशंकर ने सीएम को रोका तो फिर गले लगाया। 30 जनवरी 2025 को पटना में बापू के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। यहाँ सीएम नीतीश महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के बाद ताली बजाने लगे। 7 जून 2024 को दिल्ली में नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए थे। 13 नवंबर 2024 को पीएम दरभंगा के कार्यक्रम में आए थे। इस दौरान अपना भाषण खत्म कर सीएम अपनी कुर्सी की ओर जा रहे थे, बीच में रुके और पीएम के पैर छू लिए। इन सभी घटनाओं को देखते हुए लगता है कि लालू यादव की बेटी का कहना सही है कि वे मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं या वे खबरों में बने रहने के लिए ऐसा करते हैं। अब बढ़ते हैं विदेशी खबरों की ओर। कट्टर इस्लामिक नियमों को लेकर मशहूर सऊदी अरब अब शराब पर बैन हटाने की तैयारियों में जुट गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब देश में 600 टूरिस्ट प्लेस पर शराब की बिक्री शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शराब की अनुमति देने वाले नए लाइसेंसिंग कानून 2026 में लागू होंगे। ऐसा 2030 में वर्ल्ड एक्सपो
और 2034 में शुरू होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में सत्ता आने के बाद से कई बड़े बदलाव हो चुके हैं। उन्होंने महिलाओं को गाड़ी चलाने की इजाजत दी, सिनेमा घर फिर से खोले और संगीत समारोह को भी मंजूरी दी। अब शराब को भी सीमित तौर पर मान्यता देने की तैयारी हो रही है। सऊदी अरब में शराब पर बैन की असली वजह वहां के इस्लामिक कानून हैं। इसके अलावा इस्लाम से जुड़े दो पवित्र शहरों का मक्का और मदीना होने की वजह से यहाँ शराब के खिलाफ बने नियमों को सख्ती से लागू किया जाता है। कुरान में शराब को हराम माना गया है क्योंकि वह सामाजिक और नैतिक बुराइयों का कारण बन सकती है। यहाँ पर शराब से संबंधित अपराधों के लिए सजा में कोड़े मारना, जेल, जुर्माना या विदेशियों के लिए निर्वासन शामिल है। वहीं फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास ने अमेरिका की तरफ से गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। यह प्रस्ताव ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ ने दिया था। इस नए प्रस्ताव में 10 इजरायली बंधकों की रिहाई और 70 दिन का युद्ध विराम शामिल है। राइटर्स के मुताबिक इस प्रस्ताव में इजराइल की तरफ से कई फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुद्दा भी शामिल है, जिनमें से लंबी सजा काट रहे सैकड़ों कैदी शामिल है। अभी तक इजराइल ने इस प्रस्ताव पर कोई बयान नहीं दिया है। इससे पहले इजराइल और हमास के बीच 19 जनवरी को सीज फायर हुआ था। हालांकि 2 महीने बाद यानी 18 मार्च को इजराइल ने गाजा में कई जगह पर मिसाइल अटैक करके इसे तोड़ दिया था। अब खबरें राजस्थान से। राजस्थान में हुई पीटीआई भर्ती 2022 में चयनित हुए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। एसओजी की जांच में सामने आया कि 21 अभ्यर्थियों ने फर्जी स्नातक और बीपीएड की डिग्रियों के जरिए नौकरी हासिल की है। इन अभ्यर्थियों ने बिना स्नातक किए बीपीएड किया और जेएस विश्वविद्यालय शिकोहाबाद से बैक डेट में फर्जी डिग्रियां ली। यह जानकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से प्राप्त डेटा की जांच में सामने आई। अभ्यर्थियों ने अरनी विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश से स्नातक और जेएस विश्वविद्यालय से बीपीएड की फर्जी मार्कशीट लगाई। जांच में पाया गया कि अरनी विश्वविद्यालय की स्नातक सूची में इन अभ्यर्थियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जेएस विश्वविद्यालय की बीपीएड की मार्कशीट में भी गड़बड़ पाई गई, जो फर्जीवाड़े की पुष्टि करती है। एसओजी ने यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंट सुमित को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। सुमित के पास से एसओजी अधिकारियों ने एक पेन ड्राइव जब्त की है। उसे खंगाला तो अधिकारी भी हैरान रह गए। जेएस यूनिवर्सिटी की एक बेंच में नियमों के तहत बीपीएड की 100 से 150 सीटें ही आवंटित हो सकती हैं। इस यूनिवर्सिटी ने एक ही बैच में 1200 स्टूडेंट्स को डिग्री दी है। इन स्टूडेंटों की एडमिशन डेट 2016 से 18 बताई जा रही है। वहीं फीस जमा कराने की डेट 2021 में बताई है। अब जानते हैं मौसम का हाल। केरल में सोमवार को तेज बारिश से जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। बारिश लैंडस्लाइड के चलते 29 घर ढह गए, 868 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्रभावित जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुंबई और ठाणे में आज भारी बारिश का अलर्ट है। मुंबई में सोमवार को दिन भर तेज बारिश हुई। वर्ली मेट्रो स्टेशन में पानी भर गया। अंधेरी, भांडुप, पवई में सड़कों पर पानी भरने से घंटों जाम लगा रहा। लोकल ट्रेन और फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई। मुंबई में 16 दिन पहले मानसून पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में आज बारिश, आंधी तूफान, बिजली और ओलावृष्टि की अलर्ट है। वहीं 27-28 मई को शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर मध्य प्रदेश में सोमवार को तेज गर्मी रही और 6 जिलों में तेज बारिश भी हुई। 4 जिलों में दोपहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 14 राज्यों में मानसून पहुंच चुका है। 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन के एक्टिव होने की वजह से अगले 4 दिन तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अब खबरें खेल जगत से। सोमवार को रिकॉर्ड्स का दिन सूर्य कुमार यादव के नाम रहा। उन्होंने मुंबई इंडियंस के 2 रिकॉर्ड तोड़े। पहले सूर्या ने सचिन तेंदुलकर के 14 साल पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। वे एमआई के लिए एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बने। इसके बाद सूर्या ने सनत जयसूर्या के रिकॉर्ड को तोड़ा। वे किसी सीजन में मुंबई के लिए सबसे ज्यादा 6 लगाने वाले बैटर भी बने। आईपीएल 18 के 59वें मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 184 रन बनाए।
जवाब में पंजाब ने जीत का टारगेट 18.3 ओवर में 3 विकेट पर हासिल कर लिया। वहीं दूसरी ओर इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के आखिरी लीग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी। फिलहाल बेंगलुरु 13 मैचों में 8 जीत 4 हार और 1 बेनतीजा मैच से 17 पॉइंट्स लेकर तीसरे नंबर पर है। टीम को अगर टॉप 2 में रहकर क्वालिफायर फर्स्ट खेलना है तो हर हाल में यह मैच जीतना ही होगा। वहीं टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी लखनऊ जीत के साथ इस सीजन को अलविदा कहना चाहेगी। एलएसजी सभी पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर हैं। टीम के 13 मैचों में 6 जीत और 7 हार के बाद 12 पॉइंट्स हैं। अगर लखनऊ यह मैच जीतती है तो सनराइजर्स हैदराबाद को पीछे छोड़कर छठे स्थान पर आ जाएगी। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए सिजलस न्यूज से और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।